नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम पिछली सीरीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उससे पहले हमने देखा 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी कंपनी और भारत सरकार और ताज के अधीन हमने 3 एक्ट पढ़ लिए, 1858 का, 61 का और 92 का। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसका दूसरा नाम और है, इसे कहते हैं मार्ले-मेंटो एक्ट। क्या कहते हैं इसे मार्ले-मेंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की थी, 1858 के एक्ट में भारत के लिए एक नया पद सृजित किया गया था, एक नई संस्था बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत की परिषद, और जिसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो था भारत सचिव। तो इस एक्ट के समय जो भारत का सचिव था, उस भारत सचिव का नाम था लॉर्ड मार्ले। जबकि भारत का इस एक्ट के समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो। सचिव मार्ले था और वायसराय मिंटो था, इसलिए इस एक्ट का एक नया नाम और मिलता है, इसे कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट के भी नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में मार्ले मिंटो एक्ट आया क्यों, किन परिस्थिति में आया, तो उसका हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है। 1909 का वो दौर है जिस समय एक बार भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय बना था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को अब तक के जितने भी वायसराय बने उन सब में क्रूर गवर्नर जनरल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक तो यूनिवर्सिटियों के संबंध में, प्रोफेसरों की नियुक्ति के संबंध में कुछ गलत तरीके से कानून बनाए थे। दूसरा, 1905 में उन्हीं के द्वारा बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसका बाद में विरोध भी हुआ। अक्टूबर 1905 में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को, इस तरीके से। तो और उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में की गई। तो भारत का जनाक्रोश 1857 की क्रांति के बाद पुनः एक चरमोत्कर्ष पर था। उसको कैसे शांत किया जाए, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए, कैसे शिक्षित वर्ग को शासन में भागीदार बनाया जाए, जिससे भारत में होने वाला जो जनाक्रोश है, जो शोषण है, उसको थोड़ा कम किया जा सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1892 के, 61 के, 58 के एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई उनको पूरा करना इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए मुख्य रूप से ये जो एक्ट आया था, ये मिंटो की सिफारिश से आया था। मिंटो ने सिफारिश मार्ले को की, मार्ले ने ये बात वहां के तत्कालीन सम्राट को बताई और सम्राट के द्वारा वहां पर एक एक्ट पारित करवाने का काम करवाया गया, वहां की पार्लियामेंट के द्वारा, भारत में आता है। तो इस एक्ट को लागू करवाने के लिए एक्ट में क्या होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम है सर अरुंडेल कमेटी, सर अरुंडेल समिति। यानी सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर मार्ले मिंटो एक्ट भारत में बना है। 1909 में आया था, इसलिए इसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी हम कहते हैं। ये तो है इसकी सामान्य से एक परिचय, जिसको हमें जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्चुअल में 1909 के इस एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे। सबसे पहला जो प्रावधान था, वो सबसे पहला और सबसे खतरनाक प्रावधान था, जो बाद में एक वट वृक्ष बनकर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में बाहर आता है। वो था, इस एक्ट में मोमडन्स वर्ग को, मुसलमान प्रतिनिधियों को संतुष्ट करने के लिए भारत के इतिहास में पहली बार सांप्रदायिक
निर्वाचन पद्धति या प्रणाली की क्या की गई शुरुआत। ये कोई आरक्षण नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर निर्वाचन होंगे। एक कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला या उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वो भी एक धर्म विशेष का होगा, मोमडन्स का, और उसको वोट देने वाले भी उसी धर्म के लोग होंगे। यानी धर्म के आधार पर निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसका दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं, इसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हम कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत करके यूं कहा जा सकता है कि इस एक्ट ने एक अलग देश के, पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश के क्या बोने का काम कर दिया था, बीज बोने का काम कर दिया था। तभी तत्कालीन भारत सेक्रेटरी लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसका ये जो प्रावधान आप करने जा रहे हैं ये बड़ा ही नुकसानदायक है। और उनका स्टेटमेंट ये था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में जो बीज बोया जा रहा है उसका फल बड़ा ही क्या होगा, भीषण। यानी उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को एक ऐसे नाग के दांत की संज्ञा दी कि जिसका फल बहुत बड़ा भीषण होगा, जिसका बहुत बड़ा एक विषकारी फल साबित होगा कभी। और वही हुआ, अलग देश बना और अल्टीमेटली अंग्रेजों को भारत से जाना भी पड़ा। इस एक्ट के द्वारा, चूंकि दो संस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है भारत में, एक तो थी गवर्नर जनरल और दूसरी काम करती थी भारत परिषद। तो एक तो ये किया गया कि भारत परिषद में भी भारतीयों को अवसर दिया जाएगा, तो उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी, जो मिनिस्टर्स होते थे, उनमें भी प्रावधान किया गया कि कम से कम कितने भारतीयों को शामिल किया जाएगा, एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल करने का। यह सबसे अच्छा प्रावधान था, जिससे वो गवर्नर जनरल तक भारतीयों की वास्तविक समस्या और पीड़ा को वहां तक बता सके, बातचीत कर सके। वो पहला व्यक्ति जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारत की तरफ से नॉमिनी हुआ, शामिल हुआ, उसका नाम था एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता पहला व्यक्ति था जो उसकी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होता है। कौन था? एसपी सिन्हा। कौन था? एसपी सिन्हा था, गुप्ता नहीं था। एसपी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो मार्ले मिंटो एक्ट में हमने 2 प्रोविजन पढ़े। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को अवसर दिया गया, पहला था एसपी सिन्हा, और भारत परिषद में 2 लोगों को शामिल करने का भी इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 1892 में हमने देखा था जो केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 की गई थी। इसमें थोड़ा और उसमें अमेंडमेंट किया गया और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16 से बढ़ाकर निर्वाचित सदस्यों की संख्या को कर दिया गया 60 किया गया एक तरीके से। यानी ये जो पद्धति थी उसमें भारत में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है वापस सिस्टम को, इसलिए इसको विकेंद्रीकृत शासन को, इसके द्वारा विकेंद्रीकृत शासन को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। एक्चुअल में इस 1909 के एक्ट के प्रावधान अच्छे थे, लेकिन जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रोविजन डाला गया वो सबसे खतरनाक था, इसलिए इस एक्ट को उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या करने वाला भी इसको कहा गया। उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक्ट भी किसको कहते हैं, इसी एक्ट को कहते हैं। इस एक्ट में एक प्रावधान और था जो ये था
कि जैसे हमने देखा 1892 में विधान परिषद के सदस्यों को क्या अधिकार दिया गया था? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया कि जो प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में दिया गया था, और यदि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता है, जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो दोबारा अगर रिकॉल करता है, दोबारा से पूछने का प्रयास करता है, तो उसको पावर नहीं था 1892 में। लेकिन 1909 में विधान परिषद के सदस्यों को कौन से प्रश्न? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका 1909 का प्रावधान था। और इसमें जो केंद्रीय विधानसभा है उसकी वर्ष में न्यूनतम जो बैठक होती थी, साल में कितनी बार होती थी? 2 बार होती थी। एक बार इसकी बैठक आपकी होती थी शिमला में, और एक बैठक इसकी हुआ करती थी कलकत्ता में। सर्दियों में कलकत्ता में और गर्मियों में कहाँ होती थी? शिमला में होती थी। तो ये था आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ब्रीफिंग के रूप में एक बार इसको दोबारा देखते हैं, रिकॉल करते हैं क्या था। 1909 के एक्ट में हमने किस किस प्रावधानों की बात करी है? पहला, इसे कौन सा एक्ट कहते हैं? इसे मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। मार्ले भारत का सेक्रेटरी था, मिंटो भारत का वाइसराय था। दूसरा, ये एक्ट सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर भारत में आया था। इस एक्ट का जो प्रमुख, मुख्य और सबसे खतरनाक प्रावधान था वो ये था कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भारत के इतिहास में क्या की गई थी? शुरुआत। और इसी से अलग देश आगे जाकर कौन सा बना था? पाकिस्तान। जब ऐसा प्रावधान था तब मार्ले ने मिंटो को लिखते हुए कहा था, हम ऐसे नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल बड़ा ही विषकारी होगा। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय जो विधान परिषद हुआ करती थी उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। और इन सदस्यों को प्रश्न पूछने के साथ साथ इस एक्ट के द्वारा कौन से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इस एक्ट में जो भारत परिषद हुआ करती थी उस भारत परिषद में 2 सदस्यों को शामिल करने का भी क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इस एक्ट में जो वाइसराय था या जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 1 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। पहले सदस्य कौन थे? SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले सदस्य तो जिसकी कार्यकारिणी में शामिल हुए। केंद्रीय जो विधान परिषद है उसकी बैठक साल में कम से कम कितनी बार होगी? 2 बार होगी। एक बार प्रावधान किया गया, कहाँ होगी? शिमला, और दूसरा कहाँ के लिए किया गया? कलकत्ता में इसका प्रावधान किया गया। तो ये आपका 1909 का एक सिंपल सा एक्ट पूरा होता है। इसको एक नाम और दिया था, उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक्ट कौन सा था? 1909, क्योंकि धर्म के आधार पर निर्वाचन सिस्टम की भारत में क्या कर दी गई थी? शुरुआत की गई थी। तो आज के लिए 1909 के एक्ट की प्रमुख बातों पे हमने डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच।